हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी कैसे हैं और मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। तो उसी श्रृंखला में हम लोग 8 प्रैक्टिस सेटों को सॉल्व कर चुके हैं और आज 9वें प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, और वीडियो पसंद आ जाए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज मोटिवेशन स्टेटस के साथ आपकी क्लास को शुरू करते हैं। और लिखा है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो अगर आपके कदमों और काबिलियत पर आप अपने कदमों पर विश्वास कर रहे हैं तो फिर क्या होगा। जैसे कि हमने कह दिया कि आपको आपकी मंजिल तक जाना है, तो आपके कदमों का चलना भी तो बहुत ज़रूरी है। आप मंजिल तक पहुंचेंगे तभी ना, जब आप अपने कदमों को बढ़ाएंगे। तो आपको अगर आपके कदमों पर भी विश्वास है और आपकी काबिलियत है कि मैं वहां पर जा सकता हूं, तब आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की। और आज की क्लास का फर्स्ट नंबर आपको लग रहा होगा, लेकिन हम लोग पिछले दिनों से लेकर अभी तक 80 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और आज हम 81वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है। I2U2 ग्रुपिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी संस्था है जिसमें 4 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं। और इसमें 4 वो कौन से देश हैं ये आपको बताना हुआ है। और ये गाइस, ये क्वेश्चन जो है ये यूपी लेखपाल 2022 में पूछा गया सवाल है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप लोग पेपर उठा लीजिएगा और पेपर आप लोग देख लीजिएगा, और उसमें ये I2U2 का प्रश्न आपको मिल जाएगा। और हूबहू क्वेश्चंस ये वही है। देखिए क्या लिखा हुआ है, I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित कौन कौन है। तो देखो, एक आई का मतलब हो गया अपना इंडिया। ठीक है, एक आई का मतलब हो गया इंडिया और एक आई से हो गया इजराइल। ठीक है, क्या हो गया? इजराइल। ठीक है, एक आई से इंडिया और एक आई से इजराइल। अब 2 यू बचे हैं भाई। यू का मतलब होगा कि U2 होंगे, तो एक यू से हो गया USA और एक यू से हो गया UAE। ठीक है, तो यानी कि इंडिया, इजराइल, USA और UAE, इसमें 4 देश शामिल हैं I2U2 ग्रुपिंग में। तो सबसे पहला ऑप्शन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, भारत, इजराइल, UAE, USA। भारत, आयरलैंड, UK, USA। क्या मैंने UK की बात की ना? नहीं। जैसे ही हमने UK की बात नहीं की तो इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। भारत, ईरान, मैंने ईरान की बात की क्या? नहीं की ना, तो इसका मतलब ये भी खत्म हो गया। मैंने इटली की कहीं बात की? नहीं की ना, तो ये अपने आप से गलत हो गया। और एक ही ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यानी कि इसमें भारत, इजराइल, UAE और USA शामिल है। इस I2U2 का गठन जो है 2021 में किया गया था। और ये गठन इसलिए किया गया क्योंकि अब्राहम समझौते में द्विपक्षीय शांति समझौते को बनाए रखना ही मुख्य इसका उद्देश्य था। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे कि अब्राहम समझौता किससे संबंधित है। तो अब्राहम समझौता जो है वो इज़राइल और UAE से संबंधित है। किससे संबंधित है? वो इज़राइल और UAE से संबंधित है, यानी कि अब्राहम एकॉर्ड। ठीक है, अब्राहम समझौता इज़राइल और UAE से संबंधित है। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग इसके एक्सप्लेन की बात कर लेते हैं और इसके एक्सप्लेन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। I2U2 भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गठित एक समूह है। इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहते हैं। ठीक है, क्वाड, अब ये देखना, क्वाड देश भी हैं। ठीक है, क्वाड देश का एक समूह भी है जिसमें टोटल 4 देश शामिल हैं। ठीक है, वो 4 देश कौन से हो जाएंगे? तो भारत हो जाएगा, उसमें जापान हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और इसमें अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, तो क्वाड देशों में 4 देश, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इस क्वाड देशों की एक एक्सरसाइज भी होती है जिसे मालाबार एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। I2U2 का गठन 2021 में अब्राहम समझौते के बाद किया गया था और अब्राहम समझौता UAE और इजराइल से संबंधित है। इसकी आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए इसका गठन किया गया था, यानी कि 2021 में I2U2 का गठन किया गया था। और इसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, इजराइल, USA और UAE।
अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्न में से किस राज्य में भारत की प्रथम अमृत सरोवर का गठन किया गया। ठीक है, यहाँ पर भारत का लिख लेना आप लोग। ठीक है, भारत का प्रथम अमृत सरोवर का गठन किया गया था। तो मणिपुर, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश में भारत का पहला अमृत सरोवर शुरू किया गया था। और ये शुरू किया गया था तुम्हारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका गठन किया गया था। और इसके गठन का मुख्य उद्देश्य था कि बारिश के पानी को कैसे संरक्षित किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचाया कैसे जाए, पानी का दोहन को रोका कैसे जाए, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी के द्वारा भारत में 8000 से ज़्यादा नहरों का निर्माण किया गया, तालाबों का निर्माण किया गया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में केवल 8000 से ज़्यादा नहरों का निर्माण किया गया। और जब जल संरक्षण 2022 पुरस्कारों का वितरण किया गया तो उसमें उत्तर प्रदेश जो है टॉप स्थान पर रहा, इसलिए उसको उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जल संरक्षण के मामले में राजस्थान जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, तो चलिए इसके एक्सप्लेन की बात करते हैं हम लोग। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 8462 झीलों का निर्माण किया गया। अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य भविष्य के लिए पानी का संरक्षण करना है। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश दूसरे, जम्मू कश्मीर तीसरे और राजस्थान चौथे स्थान पर रहा है। और अगर हम लोग 5वें स्थान की भी बात करेंगे तो तमिलनाडु 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर जल संरक्षण पुरस्कार के बारे में बात करोगे तो उत्तर प्रदेश को मिला है और दूसरे स्थान में रहा है वहाँ पर राजस्थान। लेकिन अगर अमृत सरोवर के बारे में बात करोगे तो सबसे ज़्यादा अमृत सरोवर जो है, सबसे पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में, और इसके बाद जल संरक्षण के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु और ये सब ऐसे राज्य रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। और लेकिन उससे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश का मैप देख लेते हैं और उत्तर प्रदेश के मैप में जो मुख्य बातें हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का गठन जो है वो 1949 में किया गया था। 1949 में किया गया था और इसका पहले नाम था संयुक्त प्रांत। ठीक है, लेकिन 24 जनवरी 1949 को इसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश जो है भारत के 8 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करेगा और एक यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली से भी अपनी सीमा को साझा करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करोगे तो योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। और यहाँ के अगर राज्यपाल की बात करोगे तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हो जाएंगी। यहाँ की अगर राज्यसभा सीटों की बात करोगे तो यहाँ की राज्यसभा जो सीटें हैं वो 31 हैं। और लोकसभा सीटों की बात करोगे तो यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं। और अगर विधानसभा सीटों की यहाँ पर हम लोग बात करें तो विधानसभा सीटें यहाँ पर 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है और जो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है उसमें कुल 100 सीटों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा साझा करेगा और एक केंद्र शासित प्रदेश। अगर पूछे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से अपनी सीमा को साझा करता है तो 9 हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80 हो जाएंगी, राज्यसभा सीटें 31 हो जाएंगी और विधानसभा सीटें 403 हो जाएंगी। और विधान परिषद की सीटों की बात करें तो 100 सीटें हो जाएंगी। वर्तमान में मुख्यमंत्री यहाँ पर योगी आदित्यनाथ हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हो जाएंगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की सबसे पहली महिला राज्यपाल थी। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत यहाँ के कौन थे, तो ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। और देखिए क्वेश्चन नंबर आज का 83 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। देखो यूरेनियम है, यूरेनियम के विश्व में सबसे ज़्यादा भंडार जो है, विश्व में सबसे ज़्यादा भंडार जो है वो कनाडा में पाए जाते हैं। ठीक है, कनाडा में विश्व के सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार कनाडा में पाए जाएंगे। और भारत में भी यूरेनियम पाया जाता है और भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम जो है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और दूसरे नंबर में झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, तो झारखंड में
आंध्र प्रदेश में भारत के यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन हाल ही में यूरेनियम के खनन भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान का एक ज़िला है जिसको बोलते हैं सीकर, ठीक है। राजस्थान के सीकर ज़िले में 1000 से ज़्यादा हेक्टेयर भूमि में खनन भंडार पाए गए हैं यूरेनियम के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान। अब चलते हैं इसके एक्सप्लेन की। और राजस्थान के सीकर ज़िले में जो खंडेला में स्थित है 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में 12 मिलियन टन यूरेनियम और इससे अन्य जुड़े मिनरल्स की खोज की गई है। इससे प्रदेश में निवेश के साथ साथ रोजगार भी बढ़ेगा। देश में सर्वाधिक यूरेनियम जो है वो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और झारखंड में भी यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था। चलिए अब देखते हैं, हम कुछ ऐसे राज्य देख लेंगे जहां पर मुख्य रूप से कुछ खनिज पाए जाते हैं और उसकी ट्रिक से भी हम लोग याद रखेंगे ताकि हम कभी भी इनको भूलें ना। और ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं, हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग इसको अटेंड करिएगा, छोड़िएगा नहीं। और मैं गारंटी लेता हूँ आज के बाद आप लोग कभी खनिज और उससे जुड़े राज्य आप लोग आज से भूलने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, हीरा तो आप लोग जानते हैं कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और हीरा की एक प्रसिद्ध खान है पन्ना की खान, ठीक है। कौन सी है? पन्ना की खान है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहीं पर हीरा पाया जाता है। अब अगर भारतीय हीरा संस्थान की बात करोगे तो सूरत जो है गुजरात में स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा हीरा पाया तो जाएगा राजस्थान में, लेकिन अगर हीरा संस्थान पूछ ले तो वो गुजरात में स्थित है। चांदी कहाँ स्थित है? चांदी कहाँ पाई जाएगी? तो चांदी पाई जाएगी राजस्थान में। और इसको याद करने की ट्रिक है कि राजा अगर आपको राजपाट मिल जाए तो आपकी तो चांदी ही चांदी है भाई, सही है ना। आपको अगर राजपाट मिल जाए, सेतमेत में आपको राजपाट मिल जाए तो आपकी चांदी ही चांदी है, यानी कि राजस्थान में क्या पाई जाएगी? तो चांदी पाई जाएगी। आप लोगों को मैं एक शब्द बता दूं, क्रो मीन्स होता है कौवा। और कौवा को अगर कुछ भी अगर उसकी तरफ देख भी लो तो कौवा क्या हो जाता है? कौवा उड़ जाता है। यानी कि क्रोमाइट जो है वो कहाँ पर पाई जाएगी? उड़ीसा में पाई जाएगी। और उड़ीसा के साथ साथ झारखंड में भी पाई जाएगी। और क्रो शब्द जहाँ पर भी आ जाए, क्रोमाइट हो गया, क्रोमियम हो गया, क्रोमेट हो गया, जहाँ पर भी क्रो शब्द आ जाए तो आपको आँख मीच के उड़ीसा को टिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद सीसा जो है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। और सीसा को लेड भी बोलते हैं। लेड का फार्मूला होता है Pb, ठीक है। इसको लेड भी बोलते हैं और ये सीसा राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान के अलावा इसको जमशेदपुर झारखंड में भी पाया जाता है। यहीं पर टिस्को कंपनी झारखंड में स्थित है, यानी कि जमशेदपुर में, जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे थोरियम प्राइस की, थोरियम प्राइस जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। और अगर हम इसको ट्रिक के साथ याद करें तो थोड़ा पानी कहाँ है भाई? राजस्थान में थोड़ा ही तो पानी है, यानी कि थोरियम से थोड़ा और प्राइस से प्राइम, ठीक है। थोड़ा पानी कहाँ है भैया? थोड़ा पानी राजस्थान में है ना, क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती? तो मेघालय, चेरापूंजी, मौसिनराम में। और सबसे कम बारिश कहाँ होती? तो आप लोग बता दोगे, राजस्थान में 125 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती। अगर भारत में पूछ ले भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है तो आप लोग बताओगे 125 सेंटीमीटर, लेकिन राजस्थान में केवल 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। और 25 सेंटीमीटर जहाँ पर वर्षा होती है उसको रेगिस्तान का दर्जा दे दिया जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश जो तुम्हारा राजस्थान हो जाएगा, यहाँ पर भारत के मामले में सबसे कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा पानी है। अगर लिग्नाइट की बात करोगे तो लिग्नाइट जो है वो तमिलनाडु में पाया जाएगा। और इसकी ट्रिक है कि अगर हमें कोई चुनौती दे दे और हम किसी से नाराज़ हो जाए तो हम उससे क्या कहते हैं? भैया तू मिल नाइट में तेरा सफाया कर देंगे। तू मिल नाइट में, यानी कि लिग्नाइट। टू मिल नाइट में, यानी कि लिग्नाइट जो है वो कहाँ पर पाया जाएगा? तमिलनाडु में, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए मुझे, ठीक है। तो अब बात करेंगे टिन की। जो टिन है वो बस्तर ज़िला में पाया जाता है और बस्तर ज़िला जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। टंगस्टन की बात करोगे तो टंगस्टन जो है राजस्थान में है। और इसकी ट्रिक याद करने की, राजा महाराजा जब कोई अपराध करता था तो राजा महाराजा उसको क्या कर देते थे? उसको फांसी में टांग देते थे ना। तो टांग से मतलब टंगस्टन और राजा महाराजा का मतलब राजस्थान। तो राजस्थान में टंगस्टन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये भी आप लोगों को याद रखना है।
चलिए कुछ और बचे हुए हैं। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट जो है उत्तराखंड में पाया जाता है। और मैग्नेटाइट का मतलब एटीट्यूड कहाँ के लोगों का टाइट रहता है भाई, जो हमसे ऊपर रहेंगे, जो हमसे ऊपर पोस्ट पे होंगे, जो हमसे ज़्यादा बड़ी पोस्ट में होंगे, उनका एटीट्यूड तो हमसे ज़्यादा टाइट होगा ना। तो हम लोगों से ऊपर, उत्तर प्रदेश से ऊपर कौन है, तो भैया सबसे ऊपर तो इस समय उत्तराखंड वाले बैठे हैं ना। उत्तराखंड वालों का मनोबल क्या होता है, टाइट होता है। तो मैग्नेटाइट कहाँ पाई जाएगी, उत्तराखंड में पाई जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है। देखो मैं ये सिर्फ ट्रिक से याद बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ऐसा रियली में कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऊपर पोस्ट वाले होते हैं, उनका मनोबल टाइट होता है और अपनी जॉब को छोड़ देते हैं, कोई कोई तो फांसी भी लगा लेता है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं बस ट्रिक से बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आपके माइंड में सेट हो जाए। ऐसा रियली में कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। और आज का 84वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है, ठीक है। ओमान एक देश है और ओमान की राजधानी क्या है आपको बताना है। और ये भी यूपी लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मनामा क्या किसी की राजधानी है, नहीं 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 भैया, मनामा तो नहीं है। लेकिन पनामा एक देश जो है, एक देश है और एक जलसंधि भी है। अगर पनामा आता तो हम लोग कुछ सोचते भी, लेकिन मनामा आ गया तो इसको काट दो भैया, मनामा तो हो नहीं सकता। मास्को क्या ओमान की राजधानी है, ना भैया, मास्को तो रूस की राजधानी है, ठीक है। किसकी राजधानी है, रूस की राजधानी मास्को है। ये माले लिखा हुआ है ना, ये माले जो है ये मालदीव की राजधानी, कहाँ की, मालदीव की राजधानी है। और मालदीव जो है वो एक द्वीपीय देश है जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। मस्कट की राजधानी, मस्कट जो है वो ओमान की राजधानी है। इसका मतलब ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ओमान के बारे में। और ओमान का मैप मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिए ये ओमान एक देश है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को ये भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये ओमान का ही हिस्सा है, ठीक है, ओमान का हिस्सा है। और ओमान और ईरान को एक दूसरे से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए हारमुज जल संधि। कौन सी, हारमुज जल संधि एक दूसरे को अलग करेगी, यानी कि ओमान को ईरान से अलग करेगी। और किसको किसको आपस में जोड़ेगी, तो बता दोगे फारस की खाड़ी को, किसको, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ेगी। किसको, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ेगी हारमुज जल संधि, और ओमान को ईरान से अलग भी करेगी। इसका मतलब ओमान की राजधानी है मस्कट, और ओमान का पड़ोसी देश जो है वो यूएई से भी अपनी सीमा साझा करेगा। और किससे, तो और सऊदी अरब से भी सीमा साझा करेगा। और इसके बाद दक्षिण में जो है ये यमन से सीमा साझा करेगा। और इसके पूर्व में जो है वो हिंद महासागर स्थित है, पूर्व में हिंद महासागर, जबकि 3 देश यूएई, सऊदी अरब और यमन से अपनी सीमा को साझा करेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ। ओमान की राजधानी मस्कट है। ओमान की मुद्रा आपको याद रखना है। तो ओमान की मुद्रा क्या है, तो ओमान की मुद्रा है रियाल। ओमान का सबसे बड़ा नगर जो है वो मस्कट इसकी राजधानी ही है। और राजभाषा यहाँ की है अरबी। यहाँ पर मुख्य भाषा जो है वो अरबी बोली जाती है। और यहाँ के जो निवासी हैं वो ओमानी कहलाते हैं। सरकार यहाँ पर पूर्ण तानाशाही है, यानी कि पूर्ण राजशाही है। यहाँ पर जो पैदा होता है राजा के बाद राजा के बेटा राजा बनता है। वैसे ही यहाँ पर सरकार, यानी कि सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद यहाँ के क्या हैं, यहाँ के सुल्तान हैं। और यहाँ के चांसलर जो हैं वो फ़हन इब्न महमूद अल सईद यहाँ के चांसलर होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। और आज का 85वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं। यहाँ पे आप लोग अच्छे से इसको सवाल पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ द्वीपीय देश हैं। यहाँ की ये ना समझ लेना कि पड़ोसी देश के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। द्वीपीय देश पड़ोसी कौन से हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। क्या सेशल्स तो एक द्वीप है, ठीक है भाई, मैंने सेशल्स मान लिया कि ये भारत का द्वीपीय पड़ोसी देश है। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया भारत का पड़ोसी देश है ना, नहीं ना। तो इसका मतलब ये तो भैया काट दो, पहला ऑप्शन इसका गलत होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में दे रखा था। इसके बाद श्रीलंका, मालदीव। श्रीलंका तो भारत का पड़ोसी देश है लेकिन ये द्वीप भी है। और मालदीव जो है ये भी भारत का पड़ोसी देश है और साथ में ये क्या है, एक द्वीप भी है। इसका मतलब करेक्ट आंसर तुम्हारा बी होने वाला है। लेकिन हम लोग सी और डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। मालदीव तो भाई एक द्वीपीय देश है, लेकिन म्यांमार एक द्वीपीय देश नहीं है। द्वीपीय देश का मतलब होता है ऐसा देश जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है, लेकिन म्यांमार तो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ नहीं है ना। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर तुमसे पूछता
कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो म्यांमार हो जाता लेकिन मालदीव ना होता, भैया मालदीव तो एक द्वीप है ना। इसके बाद डी देखिए, लक्षद्वीप और श्रीलंका। लक्षद्वीप तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है इसमें, तो जबकि देश के बारे में पूछा गया था, इसका मतलब ये भी गलत आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा करेक्ट आंसर है, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। आज 86वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है, और इसका आंसर आंख मीच के आप लोग लगा दीजिएगा, उदयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है, और इसका सफ़ेद शहर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मुग़ल कालीन जो इमारतें हैं, संगमरमर की इमारतें हैं, बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो मुग़ल काल में ताजमहल बनाया गया था वो मकराना का जो पत्थर थे राजस्थान में थे, वहीं से लाया गया था। तो राजस्थान में पत्थर बहुत पाए जाते हैं, और यहाँ पे जब मुग़ल कालीन को लोगों ने देखा कि ताजमहल इतना सुंदर है, तो उन्होंने भी अपने घरों और अपनी भवनों का निर्माण किससे करवाना चालू कर दिया, तो मकराना से लाए गए पत्थरों से निर्माण चालू करवा दिया। तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा सफ़ेद भवन है, यानी कि संगमरमर से निर्मित घर हैं, इसलिए उदयपुर को सफ़ेद शहर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर। इसके बारे में देख लेते हैं। उदयपुर को राजस्थान का श्वेत शहर कहा जाता है। शहर के विभिन्न संगमरमर के महलों में सफ़ेद रंग प्रमुख है। यह सफ़ेद शहर इसलिए क्योंकि यहाँ असंख्य आश्चर्यजनक झीलों और सुंदर संगमरमर की वास्तुकला का घर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे प्रमुख भारत के शहर जिनके उपनाम भी हैं, तो उन उपनामों को देख लेते हैं, और इसमें से जो आपको प्रमुख सही इसमें जो मैंने दिए हैं, ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स में आने के बहुत ही आसार हैं। तो आप लोग जल्दी से इसको पढ़िए, और इसको वीडियो पे अभी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो यार, क्या देख रहे हो। देखिए पहला लिखा हुआ है क्वीन ऑफ डेक्कन, यानी कि डेक्कन, ठीक है, डेक्कन की रानी किसे कहते हैं, तो पुणे को डेक्कन की रानी कहा जाता है। मसालों का बगीचा किससे कहा जाता है, तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाएगा। जबकि भारत का पीटर्सबर्ग किसको कहा जाता है, जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार जो है मुंबई को कहा जाता है, जबकि डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। बुनकरों का शहर जो है पानीपत हरियाणा में स्थित है। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहा जाता है। प्रयागराज को ईश्वर का स्थान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर संगम है, और यहाँ पर हिंदू धर्म के बहुत सारे आस्थाओं से जुड़े मंदिर हैं, और यहाँ पे हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं, इसलिए यहाँ पर ईश्वर का घर भी कहा जाता है इसे, प्रयागराज को। 7 टापुओं का नगर जो है मुंबई को कहा जाता है, जबकि अंतरिक्ष का शहर जो है वो बेंगलोर को कहा जाता है। बेंगलोर में ही इसरो भी स्थित है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष का शहर के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। अब चलते हैं हम लोग कुछ और के बारे में देखेंगे, और देखिए लिखा हुआ है सोया प्रदेश के नाम से किसे जानते हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसलिए इसको सोयाबीन यानी सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं, और पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट को कहते हैं। पहाड़ी की मल्लिका के नाम से नेतरहाट को जानते हैं, और झीलों का नगर जो है वो श्रीनगर है। भारत में झीलों का नगर किसे कहा जाता है, तो श्रीनगर को कहा जाता है। जबकि कोयला नगरी के नाम से धनबाद झारखंड को जाना जाता है। सूर्य नगरी जोधपुर, ठीक है, जोधपुर राजस्थान में है। जबकि भारत का टॉलीवुड किसे कहते हैं, तो भारत का टॉलीवुड कोलकाता को कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कानपुर है, और जबकि जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद के नाम से जाने जाते हैं। पश्चिम का बंगाल का शोक किसको बोलते हैं, दामोदर नदी को बोलते हैं। जबकि बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को। सूती वस्त्रों की राजधानी जो है मुंबई है। जबकि भारत का बोस्टन किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। कुछ और हैं, कुछ और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। कोयला नगरी के नाम से धनबाद को जाना जाता है, जबकि सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। इसका मतलब ये तो हो गया है भाई, इसका मतलब यहाँ से एक देख लेते हैं, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को जाना जाता है। ये हो गया था, इसको डबल बार मैंने रिपीट कर दिया, लेकिन फिर भी चलेंगे हम लोग आगे। देखिए प्रश्न नंबर 89 लिखा हुआ है, संघाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। और ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है संघाई महोत्सव मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, क्या है,
मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर दीजिए। तब तक मैं कुछ प्रमुख उत्सव व त्योहारों के नाम मैं बता दे रहा हूँ। सिरऊ लिली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए सिरऊ लिली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। जबकि संगाई फेस्टिवल जो है मणिपुर में मनाया जाएगा। खारची मेला कहाँ मनाया जाता है, तो खारची मेला मनाया जाता है त्रिपुरा में। कहाँ पर मनाया जाता है, त्रिपुरा में खारची मेला मनाया जाता है। जबकि चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो है वो मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलांग है और शिलांग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। बिहू जो है, बिहू 3 प्रकार का होता है और तीनों प्रकार के बिहू का संबंध असम राज्य से। कहाँ से, असम राज्य से। जबकि नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो नेफ्यू रियो वर्तमान मुख्यमंत्री कहाँ के हैं, नागालैंड के। ठीक है, तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर है 90। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरोजिनी नायडू और डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हिंद स्वराज किसने लिखी थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा गया था। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी भारत एक खोज। कौन सी पुस्तक, भारत एक खोज पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सरोजिनी नायडू की पुस्तकों का मैंने जिक्र किया है एक्सप्लेन में, देख लीजिए। लेकिन पहले हम सबसे महात्मा गांधी की पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। और महात्मा गांधी ने कुल 9 पुस्तकों को लिखा था। उनमें से सबसे पहले जो उनकी आत्मकथा हो जाएगी उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, अथवा उनकी ये आत्मकथा है मेरी जीवन कथा। राम नाम इनकी दूसरी पुस्तक है और मेरे सपनों का भारत ये इनकी तीसरी पुस्तक है। संक्षिप्त आत्मकथा भी इसने लिखा है। और दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह भी इनकी 5वीं पुस्तक है। अगर छठी पुस्तक के बारे में बात करोगे तो इतिहास इनकी छठी पुस्तक है। और गीता बोध यानी कि गीता रहस्य या फिर गीता रहस्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक की है। जबकि गीता बोध जो है ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। बापू की सीख और हिंद स्वराज ये इनकी 9वीं पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, तो महात्मा गांधी की पुस्तकों को मैंने सबको लिख दिया। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा कि हमें पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना पड़ेगा। सरोजिनी नायडू की पुस्तकों के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्रोकन विंग्स सॉन्ग्स ऑफ लव ये सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। और डेथ एंड डेस्टिनी इनकी दूसरी पुस्तक है। जबकि मैंने बताया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख पुस्तक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है वो चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। और 14 नवंबर को इनका जन्म होता है और उसी दिन मनाया जाता है बाल दिवस। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं 10वें प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।